हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। आज हमारी क्वेश्चन आंसर की क्लास है। आज इकोनॉमिक्स के ही क्वेश्चंस जो है मैंने रखे हैं। 10 क्वेश्चंस है, क्विक क्लास हो जाएगी, फास्ट में हम क्वेश्चंस कर लेंगे। आपका स्कोर क्या आ रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अगर आपने मेरा जनरल नॉलेज का ई बुक परचेस कर रखा है, बहुत बढ़िया बात है, उसका रिविजन करना स्टार्ट कर दीजिए। हिस्ट्री से स्टार्ट कर सकते हो आप। हिस्ट्री जो है मैंने बहुत बढ़िया तरीके से उसमें लिखा है। पॉलिटी भी बहुत बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है। आपने उसको जो है अच्छे से पढ़ना है और पढ़ने के बाद एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर पेपर आप लगा सकते हो। उसी से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे डीएफसीसीआईएल में या फिर किसी भी आने वाले एग्जाम में, क्योंकि ग्रेजुएशन बेस पे आप एग्जाम दे रहे हो कोई भी, ठीक है। और जहाँ पे जनरल अवेयरनेस आता है तो उसमें आप एसएससी सीजीएल के पीवाईपी पेपर्स को रेफरेंस ले सकते हो, ठीक है। 239 रुपीज़ में है मात्र। 2021 एडिशन का ही लेना, ऑल सब्जेक्ट्स वाला ही लेना, ठीक है। आप अगर सोचोगे कि सिर्फ जीके का ले लेंगे 149 वाला या फिर सिर्फ स्टैटिक वाला पोर्शन ले लेंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि वो पोर्शन, वो प्रिविलेज जो है वो 2020 में जो बच्चे पहले से ही मेरा बुक खरीद चुके हैं उनके लिए बनाई हुई है हमने, ठीक है। आप लोगों को पूरा ही लेना पड़ेगा, ठीक है। समझ लेना। फिर इसमें देखो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक, जनरल नॉलेज सब कुछ जो है अप टू डेट दे रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट टैक्स। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है। तो देखो ऑप्शंस क्या कहते हैं, सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स क्या है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। ये हम लोग डायरेक्टली जाकर पे नहीं करते हैं। ऐसा समझ लो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स मैंने आपको पहले से बता रखा है। डायरेक्ट टैक्स यानी कि आप आपके जेब से पैसा निकाल के टैक्स के रूप में भर रहे हो, और इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है आपके जेब से पैसा तो जा रहा है बट आपको पता नहीं है, उसका एक हिस्सा जो है वो टैक्स पे करने में चला जाता है, ठीक है। आप कोई भी सिंपल सा भी छोटा सा भी चीज लेते हो तो उसके ऊपर जो भी सेल्स टैक्स लगता है वो आपके जेब से ही जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्साइज टैक्स। उत्पाद कर भी एक इनडायरेक्ट टैक्स ही होता है। वेल्थ, धन टैक्स या फिर कहेंगे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो होता है वो डायरेक्टली आपके इनकम पे जो है आप डायरेक्टली वो जो है टैक्स पे करते हो, आपके बैंक अकाउंट से वो पैसा कटता है, ठीक है। एंटरटेनमेंट टैक्स भी ये क्या है, ये इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। डायरेक्ट टैक्स कौन सा है इसमें, वेल्थ टैक्स या फिर आप इनकम टैक्स जिसको कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द टैक्स रेट इंक्रीजेस विद द हायर लेवल ऑफ इनकम इट शैल बी कॉल्ड एज। तो ये पीवाईपी क्वेश्चन है आपका, 2018 में डीएफसीसीआईएल में पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन मैंने रिपीट करते हैं यहाँ पे। तो ये क्या कहता है कि यदि आय के उच्च स्तर के साथ कर की दर भी वृद्धि होती है तो क्या कहा जाता है। तो सिंपल है, ये आपने कभी भी नहीं पढ़ा होगा तो भी आप ऑप्शंस देख के बता सकते हो। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि भाई इनकम बढ़ रही है तो आपका कर भी, आपका जो टैक्स है वो भी उसके हिसाब से बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली क्या बता रहा है, ये बता रहा है प्रोग्रेस, ठीक है। प्रोग्रेस की बात हो रही है तो यहाँ पे टैक्स भी कौन सा होगा, प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रगतिशील कर, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच अमंग द फॉलोइंग बैंक वाज अर्लियर नोन एज इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी बैंक है जो पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती थी। तो वो कौन सी बैंक है, वो है एसबीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, the interest on savings deposit in all nationalized bank of India is determined by। तो भारत में जितने भी नेशनलाइज बैंक है, ठीक है, जिसमें आप लोग पैसा वगैरह जो आप अपना सेव करते हो तो उसके ऊपर जो भी ब्याज का एक परसेंटेज होता है ना, कि 6% जो है आपको एफडी वगैरह पे मिल जाता है कि इंटरेस्ट मिल जाएगा, उसका ब्याज मिल जाएगा। कभी कभी सेविंग्स पे ज़्यादा नहीं मिलता है, सेविंग्स पे आज सच आपका फिर अकाउंट में बहुत ज़्यादा सेविंग होनी चाहिए बट सेविंग्स अकाउंट में उतना ज़्यादा नहीं मिलता है, 3% 4% इस तरह के पैसे मिलते हैं हमको। तो ये जो कंसिडर किया जाता है कि भाई इतने परसेंट का हम उनको रिटर्न देंगे क्योंकि ये हमारे बैंक में जो है सेविंग कर रही है, हमारे बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं अल्टीमेटली। तो ये कौन डिसाइड करता है, तो बैंकों का बैंक आरबीआई बैंक है ना, मैंने आपको ये लाइन बताई थी। तो बैंक के बारे में जो भी बहुत ही क्रूशियल डिसीजन होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आरबीआई लेता है इंडिया में, ठीक है, याद रखना है। इसीलिए एमपीसी बनाई गई थी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्यों बनाई गई थी, क्योंकि
आरबीआई का बहुत ज़्यादा मनमानी हो रही थी। आरबीआई जो इस तरह के रेट वगैरह कंसिडर कर रहा था, इस जिसमें कि सरकार का कुछ लेना देना ही नहीं था। लेना देना इन द सेंस कि वो सरकार का एज सच मानते नहीं थे। तो इसीलिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई, एमपीसी बनाई गई। 6 मेंबर कमेटी होती है जिसका चेयरमैन कौन होता है? आरबीआई का गवर्नर, जिसके पास टाई वोट होता है। टाई वोट इन द सेंस कि अगर किसी भी डिसीजन पे टाई हो जाता है तो गवर्नर को जो है अधिकार होता है और एक बार वोट करने का। ठीक है, तो ये बात मैंने आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा रखी है। एमपीसी के बारे में क्वेश्चन बन सकता है इस बार भी, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। अभी अभी एमपीसी का गठन हुआ है, तो आपने अगर हमारी इकोनॉमिक्स की क्लासेस नहीं देखी है तो फिर से लाइक कि आपने उसकी क्लासेस देख लेना, और अगर देख भी रखी है तो फिर से 1.5x स्पीड पर सारी क्लासेस इकट्ठा बैठ के कंप्लीट कर दो, रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, ये इसका आंसर तो क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो है उसका इंटरेस्ट रेट का जो भी परसेंटेज वगैरह होता है वो डिसाइड करती है। व्हेन वेयर द 14 इंडियन बैंक नेशनलाइज, नहीं, व्हेन द 14 इंडियन बैंक्स नेशनलाइज, वेयर का तो ऑप्शन ही नहीं आता है ना यहाँ पे। तो 14 भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये देखो, हमने देख रखा है कि भाई ये इंदिरा गांधी जी के टाइम पर हुआ था। जो हमने 5 ईयर्स प्लान पढ़ रखे, 1969 की बात है ये। 1969 में 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था। ठीक है, नेशनलाइजेशन करना क्यों ज़रूरी था उस टाइम पे? क्योंकि जितने भी काइंड ऑफ बड़े बड़े बैंक्स है, उनके पास जितना भी डिपॉजिट आता है तो अल्टीमेटली वो पैसा एक तरह से देखा जाए तो सरकार के हाथ में होता था। सरकार उसका कुछ ना कुछ डिसीजन ले सकती थी। इसीलिए बहुत बढ़िया काम जो है इंदिरा गांधी जी ने किया था उनके टाइम पर। 1969 में ये बात हुई थी, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, आपने अगर पढ़ रखा होगा तो आपको गारंटेड सारे क्वेश्चन के आंसर आ ही रहे होंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपने कभी नहीं देख रखे होंगे, जैसे कि मैंने पढ़ाया भी नहीं था एसबीआई बैंक के बारे में कि भाई उसको पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। तो वो अब मैं क्वेश्चंस में उसको कवर कर चुकी हूँ। तो आपने क्या करना है कि उसको लिख कर लेना है या फिर याद रखना है। सिंपल सी बात है, याद तो हो जाएगा ही। ठीक है, वो एक क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो। बाकी तो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैंने पहले से पढ़ा रखा है और आपको आ ही जाएंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में आपका स्कोर चाहिए कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया है। अगर आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट हो और आपने इकोनॉमिक्स में से पढ़ रखा है तो मुझे लगता है आप जो है 9 स्कोर कर लोगे। अगर एसबीआई का अगर आपने पहले पढ़ रखा होगा तो फिर 10 आउट ऑफ 10 भी आप स्कोर कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? बैंक रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो बैंक दर, ब्याज की दर है, ये क्या होता है? तो मैंने आप लोगों को ये भी पढ़ा रखा है। तो बैंक रेट क्या होता है कि ये जो कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से लोन परचेस करती है, लोन जो लेती है उसके ऊपर आरबीआई जो ब्याज लगाता है उसको हम क्या कहते हैं? बैंक रेट कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, एट विच कमर्शियल बैंक बोरोज मनी फ्रॉम द आरबीआई, जिस पर वाणिज्य बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेता है। मैंने आपको ये भी पढ़ाया था कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो क्या होता है कि आपके बैंक में जितना भी डिपॉजिट है उसका कुछ परसेंटेज ऑफ जो कैश होगा, ठीक है, कैश होगा, वो आपको आरबीआई के पास रखना होगा एज अ कैश रिजर्व रेशो के हिसाब से। ठीक है, मतलब अगर आपके पास 100 करोड़ है तो उसका कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट में भी 10 करोड़ 20 करोड़ ये आपको पूरा कैश निकाल कर आपको क्या जो है आरबीआई के जो भी सीआरआर स्टोर होते हैं, सीआरआर बैंक्स होते हैं, हर जगह होता है वो, वहाँ पे आपको जाके वो पैसा रखना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा। ठीक है, बैंक रेट पढ़ा दिया, सीआरआर पढ़ा दिया, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, तो सारे ये जो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, आपको समझ में आ जाएगा। इत्मीनान से आप पढ़िए। बस इतना है कि रिवीजन करना मस्ट है। अगर रिवीजन नहीं किया तो ये बैंक रेट वगैरह क्या है, सीआरआर क्या है, आप भूल जाओगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज नेशनलाइजिंग। तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है। ये 1949 की बात है। कब की बात है? 1949 में आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ था। आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। तो आपको सब कुछ याद रखना है। ईयर इस तरह से ना, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बैंक्स होती है या बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती है, उनका ईयर आपको याद रखना है। जैसे डीआरडीओ इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? वो हुआ था 15 अगस्त 1958 को। अब मैंने डीआरडीओ अचानक से क्यों कहा? क्योंकि डीआरडीओ के बारे में ऐसा पूछ लिया जाता है, क्योंकि
नासा भी 1958 में ही स्टैब्लिश हुआ था। तो उसके साथ अपने यहाँ पे इंडिया में ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, ऐसा इंटरलिंक करके क्वेश्चन बना था। सीजीएल की बात है, मेंस में क्वेश्चन बना था ये, ठीक है, मतलब मेंस में नहीं, सॉरी, प्री का ही क्वेश्चन था ये। सीजीएल में भी पूछा गया था सेम क्वेश्चन, और एसएससी जेई में भी पूछा गया था। तो ऐसा इंटरलिंकिंग करके भी क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे मेरा उद्देश्य यही है कि आपको आपके जितने भी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, उनके सबके ईयर याद होना ज़रूरी है। जैसे नीति आयोग कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1 जनवरी 2015 को, जब नई जो है सरकार बनी थी, बीजेपी की सरकार जो बनी थी। और इसके पहले वो क्या था, वो था प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन कब बना था, तो प्लानिंग कमीशन बना था 1950 को। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, हमेशा पूछा जाता है। आरआरबी जेई प्री में पूछा गया था कि प्लानिंग कमीशन कब बना था, तो 1950 को। अगर आपको पता होगा तो 1 मार्क्स आप ऐसे झटके से ले लोगे, विद इन अ सेकेंड क्लिक करके आगे निकल जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, और कॉन्फिडेंस लेवल जो बूस्ट होगा वो अलग ही। तो कभी भी ना डेज ईयर्स ये याद रखना ज़रूरी होता है। भले आप किसी का भी बर्थडे भूल जाओ, बट डेज, जो इम्पोर्टेंट डेज होते हैं वो भूलो मत। भले आप किसी का ना ईयर भूल जाओ, कोई परवाह नहीं, क्योंकि आपको अल्टीमेटली वो चीज़ें मार्क्स देकर जाएगी जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह है, ठीक है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो लीड्स टू, अभी जस्ट मैंने आपको सीआरआर बताया था। तो क्या कहता है कि जो नगद आरक्षित अनुपात होता है सीआरआर में वृद्धि हो जाती है, तो क्या होता है। तो देखो, अगर सीआरआर का जो कैश रिजर्व रेशियो का जो पोर्शन होता है वो कौन डिसाइड करता है, आरबीआई डिसाइड करता है। अगर सपोज जो 10 करोड़ कैश जो है आपको डिपॉजिट करना है, और उसके जगह आरबीआई ने अगर आपको कह दिया कि भाई नहीं 10 करोड़ नहीं, आपको अब 20 करोड़, आज से आपको 20 करोड़ जो है कैश जो है वहाँ पे डिपॉजिट करना है सीआरआर में अगर डिपॉजिट करना है, तो क्या होगा कि आपके अगर खुद की बैंक होगी तो जितना पैसा आपके पास पहले बचा था उससे कम पैसा बचेगा, है ना। तो मतलब क्या होगा कि डिक्रीज इन बैंक क्रेडिट, ठीक है, डिक्रीज इन बैंक क्रेडिट। जो बैंक में जो है देखो पैसों की एक तरह से कमी आ जाएगी, कमी इन द सेंस कि भाई पैसा नगद कम होगा वहाँ पे, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9, द बैंक चेक्स आर प्रोसीड्स बाय यूजिंग। तो ये भी क्वेश्चन 2018 पीवाईपी का ही है, डीएफसीसीआईएल का एग्जाम का है। तो ये पहले भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया था। एक एग्जाम हुई थी केवाईसी का करके, सॉरी खादी का एग्जाम हुआ था वो, केवीआईसी का। वहाँ पे भी ये सेम क्वेश्चन था, सेम एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखो ऐसा नहीं है कि डीएफसीसीआईएल में आज से जितने ज़्यादा पेपर नहीं हुए हैं, सिर्फ 2016 में हुआ था, 18 में हुआ था। तो एकदम से आउट ऑफ द ब्लू कुछ भी उठाकर नहीं पूछ लेंगे वो लोग ऐसे ही एग्ज़ाम टारगेट करेंगे। जो भी एजेंसी वो एग्ज़ाम जो कंडक्ट करा रही है ना, वो ऐसे एग्ज़ाम टारगेट करेगी जो पहले वो करा चुकी। जैसे रेलवेज के एएलपी का पेपर आप क्लियर कर सकते हो, मतलब उसको अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो भी क्लियर हो जाएगा। या फिर आप एसएससी सीजीएल के 5 साल के, पिछले 5 साल के करो, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 5 साल के कर लो अच्छे से, वो भी क्लियर आउट हो जाएंगे। मतलब अगर पूरा पेपर देखना है अच्छे से और जो भी क्वेश्चंस नहीं आ रहे उसको अलग से लिख कर लेना है, अलग से लिख कर लेकर उसको रिविजन करना है सैटरडे संडे, आपका बन जाएगा। पढ़ने से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर लगाना ज़रूरी होता है, इसीलिए मैं कहती हूँ आप लोगों की टेस्ट सीरीज़ लगाया करो। टेस्ट सीरीज़ देखो, आपने टेक्स्ट बुक से टेस्ट सीरीज़ परचेस नहीं की तो परचेस कर लेना। यूज़ माय कोड CTMV7N फॉर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट, ठीक है, यूज़ कर लेना ये। तो देखो ये क्या कहता है, जो द बैंक चेक होता है वो प्रोसीड जब होता है तो क्या यूज़ होता है उसमें, तो वो MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन टेक्नोलॉजी के हेल्प से वो प्रोसीड किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय। तो भारत में बीमा क्षेत्र द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो देखो IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, ये इंश्योरेंस के रिलेटेड जितने भी सेक्टर है वो हैंडल करती है। और IRDA का जो हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद में है, पहले ये दिल्ली में था। 2001 या 2002, आई एम नॉट श्योर, यस 2001, हाँ 2001 में दिल्ली से ये हैदराबाद में जो है
इस्टेब्लिश किया गया, मतलब वहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया, तभी से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। और हमेशा ये क्वेश्चन बनता ही है कि IRDA का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये है हैदराबाद, तेलंगाना। ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो इंश्योरेंस सेक्टर कौन हैंडल करता है? IRDA का फुल फॉर्म क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट वन। नेक्स्ट, ओके 10 ही क्वेश्चंस थे। आपका स्कोर बताना कितना आया है, और अगर आपने बुक परचेस नहीं किया तो बुक परचेस कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।